नमस्कार, मैं पिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले हफ्ते मैंने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया था, बल्कि यूपीएससी के ही जो क्वेश्चंस आए हुए थे 3-4 जो अंडमान निकोबार से रिलेटेड थे, उन्हीं को प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर छोड़ दिया था और आप में से ज्यादातर लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले उन सवालों को हल कर लेते हैं। यूपीएससी ने 2014 में एक सवाल पूछा था। सवाल था 10 डिग्री चैनल के बारे में, 10 अंश जलमार्ग, इसका हिंदी अनुवाद किया था यूपीएससी ने। 10 डिग्री चैनल किन किन जगहों को आपस में अलग करती है, यानी किन के बीच है? अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा और जावा। आप सब जानते ही हैं, सबने आंसर दे ही दिया है। एक बार हम देख लेते हैं पूरे अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो हमें देखना है लैंडफॉल आइलैंड से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। ठीक है, मतलब इसका जो सबसे नॉर्थ वाला पार्ट हो गया ये लैंडफॉल आइलैंड हो गया, जो इसका पार्ट है, और उसके बाद जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे दक्षिण में है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जब और इसके बाद कोको आइलैंड पड़ता है, जो कि म्यांमार का हिस्सा है। मतलब लैंडफॉल आइलैंड के बाद नॉर्थ में और जाएंगे तो कोको आइलैंड पड़ेगा, जो कि म्यांमार का है। अब इसको कई हिस्सों में बांट कर देखते हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में हम देखते हैं। हालांकि जब जिलों की बात करेंगे तो अंडमान में जिले 3 ही हैं और जिलों का वर्गीकरण ऐसा नहीं है। मतलब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान ये बेसिकली एक ही डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल के बाद शुरू होता है निकोबार, और निकोबार का जो क्रम है उसमें कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी विधि से याद कर सकते हैं कि नॉर्थ, मिडिल, साउथ और फिर लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में यहां डंकन पासेस है। कौन सा पास है? डंकन। तो एक ये भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यह आपकी अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यहां जब निकोबार शुरू होता है तो कार से आप जाते हैं अंडमान से, और मतलब पहले कार से ही जाएंगे, अंडमान तक खत्म कर लेंगे, लिटिल अंडमान तक आ जाएंगे और लिटिल अंडमान से कार से ही जाएंगे। मतलब कार निकोबार सबसे पहले पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिटिल पड़ेगा और फिर ग्रेट निकोबार पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं जो बड़े चर्चा में हैं, जैसे रॉस आइलैंड। ठीक है, डेनियल रॉस के नाम पर ये आइलैंड था। डेनियल रॉस अंग्रेजों के जमाने में मरीन सर्वेयर थे, इन्हीं के नाम पर ये रॉस आइलैंड पड़ा हुआ था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हैवलॉक कर दिया है स्वराज द्वीप, और शहीद द्वीप कर दिया गया है नील आइलैंड को, यहीं पर है, इसको कर दिया गया है शहीद। तो ये तीनों आइलैंड जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, और यहां लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, लेकिन ये है यहां पर। तो ये तीनों आइलैंड जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं नाम बदलने की वजह से। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर आइलैंड है बैरन आइलैंड, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। ठीक है, और ये हमेशा चर्चा में रहता भी है। एक आइलैंड है नारकोंडम आइलैंड, जो कि डॉर्मेंट वोल्केनो है, मतलब अब सुसुप्त जिसको कहते हैं ज्वालामुखी है यहाँ। तो बैरन आइलैंड जो है ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम जो है वो डॉर्मेंट। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां रहती हैं अंडमान की, जिनको जानना चाहिए। जो जनजातियां जो हैं वो पीवीटीजीज हैं। ठीक है, पीवीटीजीज का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक, कौन कौन से जनजातियां रहती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? द ग्रेट अंडमानीज,
ठीक है। द ग्रेट अंडमानीज, उसके बाद ओंग जनजाति, जारवा जनजाति, शॉम्पेन जनजाति, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। सेंटिनल पर, सेंटिनल यहां पर एक आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड, वहां रहने वाली जनजाति को सेंटिनलीज कहते हैं। और इन जनजातियों को बहुत बचाव की जरूरत है, बहुत ही संरक्षण की जरूरत है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि किसी किसी जनजाति के 19-20 लोग बचे हुए हैं या 94। ये जो जनजाति है द ग्रेट अंडमानीज, इसकी एक समय 10,000 के करीब तादाद थी, घटते 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 19 हो गई, फिर जाकर बढ़ी तो 40 के आसपास जनजाति के लोग हैं। इसी तरह ओंग जनजाति के लोग जो कि लिटिल अंडमान में रहते हैं 94 के आसपास बताए गए थे, ठीक है। तो बहुत कम तादाद में इन जनजाति के लोग बचे हुए हैं और इस तरह के जनजाति के लोगों को संरक्षण की जो सुविधा है वो सरकार दे रही है। अब क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अंडमान के विषय में, जो कौन कौन से इसके नेशनल जो जीव हैं, ठीक है। स्टेट एनिमल कौन है? स्टेट एनिमल अंडमान निकोबार का है डुगोंग। डुगोंग के बारे में आप जानते होंगे, इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। इसी तरीके से स्टेट ट्री है अंडमानी पड़ौक, ठीक है। और स्टेट बर्ड है अंडमान वुड पिजन। ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कभी किसी पीसीएस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर छोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इतना सब कुछ हम लोग जान गए। अब एक बार सवाल भी देख लेते हैं कि 10 यानी 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच होगा? अंडमान और निकोबार के बीच में होगा। अगर मैं कहूं कि डंकन पासेस किसके किसके बीच में है, तो डंकन पासेस लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये पूरा जो मैप है ये इंडिया में कोरल रीफ्स के बारे में है कि कहां कहां पर कोरल रीफ्स हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी हो गया, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में। यहां लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? ये आप कमेंट करके बताइए कि 9 डिग्री चैनल, जैसे 10 डिग्री चैनल हमने देख लिया अंडमान और निकोबार के बीच में है, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? ये भी सवाल पूछा जा चुका है। चलिए, तो लक्षद्वीप में है रीफ्स, कोरल रीफ्स। इसी तरीके से मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार, ये सब इंडिया में कोरल रीफ वाले इलाके हैं, ठीक है। अब सुंदरबन जो है, यहां कोरल रीफ नहीं है। और क्वेश्चन में क्या किया है, इंडिया के इन सारे पोर्शंस को देते हुए एक सुंदरवन को जोड़ दिया गया है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां कोरल रीफ्स हैं, कच्छ की खाड़ी भी कोरल रीफ है, मन्नार की खाड़ी भी कोरल रीफ है, सुंदरवन सही जवाब नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 1, 2 और 3। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह सक्रिय बना हुआ है। कौन से सही हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3। देखिए, बैरन आइलैंड हमने देखा था कहां पर है? बैरन आइलैंड निकोबार की तरफ ना होकर अंडमान की तरफ है और साउथ अंडमान से करीब करीब ये 150 किलोमीटर के आसपास के ईस्ट में है, मतलब अंडमान से पूर्व में है। तो साउथ अंडमान से लगभग 140-150 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि ग्रेट निकोबार से
इसकी दूरी कितनी बता रहा है? लगभग 140 किलोमीटर पूर्व। मतलब इसका पोजीशन चेंज कर दिया है सवाल में, इसलिए ये गलत हो गया। एक जो पहला स्टेटमेंट है ये आप जानते ही हैं कि बिल्कुल सही है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। 1991 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था बैरन द्वीप ज्वालामुखी में, ठीक है, और वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब बहुत कई साल के बाद, मतलब 100 साल या 100 साल से काफी ज्यादा के बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर मेरे ख्याल से पहला विस्फोट इसमें 1787 के आसपास हुआ था। तो उसके बाद छोटे मोटे विस्फोट होते रहे, लेकिन फिर एक लंबा गैप पड़ा, 100 साल से ज्यादा का गैप पड़ा, और 1991 में बहुत ही जबरदस्त विस्फोट इसमें हुआ 1991 में जाकर, जो कि खबरों में उस समय काफी ज्यादा रहा। तो 1991 में जब विस्फोट हुआ तब से अब तक धीरे धीरे कई सारे छोटे मोटे विस्फोट इसमें होते रहे हैं, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या दे रहा है? तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, ये गलत है। उसमें उद्गार होते रहे हैं, आप न्यूज में भी देखिएगा तो पिछले कुछ उद्गार आपको हाल फिलहाल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसमें सही जवाब होगा? इसमें सही जवाब होगा कि केवल एक ही इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। इस तरह के सवाल के जवाब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मैप को अपने दिमाग में रखना है। देखिए, यह है अंडमान निकोबार। अब जब अंडमान निकोबार की पोजीशन हम देखेंगे तो जनरली जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि भारत का नक्शा देख लिया, सोच लिया, और श्रीलंका दिखेगा, आपको लगेगा कि श्रीलंका और फिर अंडमान निकोबार। लेकिन अंडमान निकोबार की पोजीशन को ठीक से देख लीजिए। अंडमान निकोबार की पोजीशन जो है वो इस तरह है कि श्रीलंका से बहुत ज्यादा दूर है, और इसकी नजदीकी कहां पर है? इसकी नजदीकी है यहां सुमात्रा से, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं सुमात्रा, और यहां तक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब इस पूरे मैप को आप ध्यान पर रखिएगा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। हम ज्यादा करीब, अंडमान निकोबार कहां पर जा रहा है? सुमात्रा के ज्यादा करीब है। अब है कि सुमात्रा, फिर इधर जावा है, बोर्नियो है, तो क्या क्या ऑप्शन में पूछ रहा है? अगर हमको ये ध्यान रहे कि सुमात्रा के बाद इधर जावा, फिर बोर्नियो, फिर और श्रीलंका, कंफ्यूजन किसके किसके बीच में? श्रीलंका और सुमात्रा के बीच में होगा। आपको पता है कि बोर्नियो और जावा की पोजीशन तो सुमात्रा से भी और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सुमात्रा की पोजीशन क्या है? अंडमान निकोबार, सुमात्रा, और फिर साउथ ईस्ट में इसके जावा, और नॉर्थ ईस्ट में इसके, या फिर एक तरीके से कहिएगा तो ईस्ट में इसके बोर्नियो पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा? श्रीलंका और सुमात्रा के बीच में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आपको ध्यान पर रखना है कि श्रीलंका से अंडमान निकोबार की दूरी ठीक ठाक है, जबकि सुमात्रा बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए, 2015 में एक खबर आई थी, उसी खबर के आधार पर 2016 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, और क्योंकि सवाल अंडमान निकोबार से रिलेटेड ये खबर थी तो ये सवाल अगले ही साल तुरंत पूछ लिया गया, ठीक है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? अक्टूबर 2015 का अगर अखबार अभी आप सर्च कीजिएगा तो हूबहू यही बात लिखी हुई थी कि 11 मीटर तक ऊंचाई वाले एक जनजाति केले के पौधे की एक नई जाति खोजी गई है, और उसका जो गूदा है वो ऑरेंज पल्प टाइप का है, मतलब नारंगी रंग का है। और इस किस बारे में पूछा गया था? यह सवाल मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस नहीं किया था, मैंने अभी जोड़ा है, अंडमान द्वीप के बारे में, ठीक है, क्योंकि अंडमान द्वीप पर ही ये मिला था, और बहुत ही सिंपल सवाल यूपीएससी ने बना दिया था तुरंत ही। इसलिए इस तरह से आपको यह भी समझना है कि सवाल बनाए कैसे जाते हैं। जैसे कोई नई प्रजाति खोजी गई है, या कोई नया किसी जानवर की नई प्रजाति खोजी गई है, और खास करके वो इन इलाकों से अगर ताल्लुक रखता है
तो फिर आपको वहां पर ध्यान देना है कि वहां से सवाल सीधा बन सकता है। अब ये वैसा सवाल है जिसने उस समय पढ़ा हो अखबार या फिर करंट अफेयर्स की नॉलेज रखता हो, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जो नहीं जानता उसके लिए फिर बहुत मुश्किल है। तो देखिए, केले की नई प्रजाति थी, इसका नाम था मूसा इंडेंडेमिनेसिस। ठीक है, इंडेंडेमिनेसिस। तो मूसा इंडेंडेमिनेसिस इसका नेम था। ठीक है, और ये इस तरीके का दिखता था, ऑरेंज पल्प की तरह का, इसका ऑरेंज कलर भी था और अंदर पल्पी था। ये हम लोग जैसे केले खाते हैं वैसा नहीं है। नॉर्मली हम जिस तरह के केले के पौधे लगाते हैं उनकी ऊंचाई 3-4 मीटर होती है, और ये जो पौधा था इसकी खास बात क्या है, ये 11 मीटर करीब करीब इसकी ऊंचाई थी, और इसके साइज फल के भी और पौधे के भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो इसलिए सवाल बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में नासा ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक नए बेबी आइलैंड की खोज की है। नासा के अनुसार ज्वालामुखी के फटने के ठीक 11 घंटे बाद पानी की सतह के ऊपर नया द्वीप उभरा है। नासा ने उपग्रहों की सहायता से इस नवजात द्वीप की छवियों को कैप्चर किया। ये द्वीप कहां पर बना नया द्वीप? ठीक है, टोंगा द्वीप समूह में, लेट आइलैंड के दक्षिण पश्चिम में, होम रीफ में उभरा है। ठीक है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इस इंफॉर्मेशन को समझिए कि सबमरीन वोल्केनो इरप्शन हुआ, और नासा ने जो सैटेलाइट से कैप्चर किया इमेज, उसमें क्या हुआ कि भाई 11 घंटे पहले जहां कुछ नहीं था, 11 घंटे बाद वहां एक आइलैंड बन गया, द्वीप बन गया। देखिए, ये एक इमेज हमने लिया है, इसमें यहां से शुरू होता है, यहां कुछ भी नहीं है, फिर इरप्शन होना शुरू हो गया था, यहां पर धुआं उठना शुरू हो गया था, इरप्शन हुआ, इरप्शन तेज हुआ, और ठीक 11 घंटे बाद यहां एक करीब करीब 4000 स्क्वायर मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर का मतलब मान लीजिए 1 एकड़ जगह में द्वीप बन गया। ठीक है, और बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये करीब करीब 6 एकड़ में फैल गया, मतलब 24,000 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, इसका फैलाव हो गया। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है कि ये ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं करेगा और वॉश आउट हो जाएगा, हट जाएगा यहां से, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन पहले ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि इस तरह से जो द्वीप बने वो 25 साल 30 साल तक सरवाइव करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको जानना चाहिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं टोंगा द्वीप के बारे में। मैंने जब आपको डिस्कस किया था मार्शल आइलैंड, आपको ध्यान पर होगा, अगर जो लोग आज देख रहे हैं वो पीछे के एपिसोड में देख सकते हैं। तब हमने ओशनिया में पॉलिनेशिया में, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया सब कुछ पढ़ा था, मार्शल आइलैंड की स्थिति देखी थी। उस समय जो हमने जिक्र किया था ये उसी तरीके का नक्शा है। ठीक है, जब हम पैसिफिक की बात करेंगे, पैसिफिक में टोंगा आइलैंड है और इक्वेटर है यहां पर, इसका मतलब ये साउथ पैसिफिक की बात हो रही है। तो टोंगा आइलैंड के ही द्वीप समूह में ये घटना हुई है, और टोंगा आइलैंड के आसपास हम देख लेते हैं कौन कौन से आइलैंड है रेफरेंस के लिए। जैसे फिजी आइलैंड इसके पास में है, समोआ इसके नॉर्थ में दिख रहा है, इधर कुक आइलैंड भी है। ठीक है, इधर वनातू भी है, वनुआतू, तुवालू है, सोलोमन आइलैंड है। ठीक, तो हमें याद रखना है कि टोंगा आइलैंड जो द्वीप समूह है ये कहाँ, इसके आसपास क्या है, फिजी है, समोआ है, और ये साउथ पैसिफिक की बात हो रही है। ठीक, देखिए यही मैप हमने उस समय इस्तेमाल किया था कि पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया 3 हिस्सों में इसको हम बांटते हैं, इस पूरे द्वीप समूह के ओशनिया को। तो टोंगा जो आएगा वो आएगा बेसिकली पॉलिनेशिया का पार्ट है टोंगा आइलैंड। ठीक है, और मार्शल आइलैंड जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। यहां मैरियाना आइलैंड है। ठीक है, ये पूरा इलाका कौन सा है, ये रिंग ऑफ फायर वाला इलाका है, तो ट्रेंच बहुत सारे बने हुए हैं यहां पर। और जो वनुआतू, फिजी,
ये सब कहाँ है? न्यू कैलेडोनिया, ये मेलानेशिया के पार्ट हैं, सोलोमन आइलैंड, ठीक है। टोंगा, समोआ, तुवालू, कुक, ठीक, ये सब ईस्टर, ये सब पॉलिनेशिया के पार्ट हैं और पॉलिनेशिया ही का पार्ट है हवाई आइलैंड, ठीक। ट्रेंच की अगर बात करें, इसको आपको पता है ये रिंग ऑफ फायर है और यहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया में वॉल्केनिक घटनाएं होती हैं, इरप्शन होता है और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वाला बेल्ट यहीं पर है। और यहाँ पर जो ट्रेंच बने हुए हैं उन ट्रेंच के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कुरिल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, ठीक है, फिलीपीन ट्रेंच है, रुइकू ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है टोंगा ट्रेंच, ये इक्वेटर है बीच में और इसके बाद साउथ में है टोंगा ट्रेंच, ठीक है। पेरू चिली का ट्रेंच इधर दिख रहा है आपको, इस तरह से अल्यूशियन ट्रेंच यहां पर बना हुआ है। तो ये पीडीएफ जब आप मिलेगा इसमें इसको जरा सा आप देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, टोंगा द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस द्वीप समूह में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये तो अभी आपने देखा, इसका उदाहरण तो ऐसे ही सही हो गया। यह प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। ये भी हमने देखा कि पॉलिनेशिया में ही पड़ता है ये। पिछली बार यहां साल 2000 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो अभी हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। देखिए, इस द्वीप समूह में ही एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, हुंगा टोंग, ठीक है। हुंगा टोंग जो था, इसमें जनवरी 2022 में ही बहुत ही भीषण भूकंप आया था, भीषण ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और इतना भीषण ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, करीब करीब 5 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड के, 5.1 या कुछ मैग्नीट्यूड का यहाँ भूकंप भी आया था और सुनामी भी, ठीक है। और यहाँ के जो लोग थे उनको दहशत हो गई थी कि कैसे यहाँ पर सरवाइव करेंगे। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, पिछली बार यहाँ साल 2000 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और तब से निष्क्रिय बना हुआ है, ये गलत है। हुंगा टोंग जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस अभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, 2022 में ही सबमरीन ज्वालामुखी उद्गार था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा था, इसलिए इसको याद रखना है। इसी तरीके का एक ज्वालामुखी उद्गार यहां पर हुआ है जिसका नाम है फोनुआफो, ठीक है, फोनुआफो और हुंगा टोंग। तो सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर हैं टोंगा में, प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। हमने देख लिया कि ये पॉलिनेशिया का हिस्सा है टोंगा, ठीक है। और पिछली बार यहां साल 2000 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और यह निष्क्रिय बना हुआ है, ये ऐसे भी गलत है। जिस बेल्ट की बात कर रहे हैं रिंग ऑफ फायर में, वहां ऐसे भी लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं और भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, और तीसरा गलत है। द हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल रवांडा के व्यवसायी फेलिसियल कबुगा पर नरसंहार का मामला चलाएगा, जिन पर 94 में रवांडा में तुत्सी नरसंहार का आरोप है। फेलिसियन कबुगा 1994 में एक रेडियो स्टेशन के मालिक थे जब सत्तारूढ़ हुतू बहुसंख्यक के लड़ाकों ने 8 लाख से अधिक तुत्सी अल्पसंख्यकों को मार दिया था। फेलिसियन कबुगा ने रेडियो स्टेशन के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया था। हमें जानना किसके बारे में है? रवांडा के बारे में, ठीक है, रवांडा के बारे में। देखिए, रवांडा के बारे में हमें सबसे पहली बात जाननी है कि रवांडा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। किसके किसके बीच में है? हम पहले देख चुके हैं विक्टोरिया के बारे में, आपको पता है इस पूरे इलाके के बारे में, ठीक है। विक्टोरिया यहाँ है, यहाँ तंगानिका है। तो रवांडा लैंड लॉक्ड कंट्री है युगांडा, डीआरसी, बुरुंडी और तंजानिया के बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में? मैं पहले कभी कभी कहता था आपसे मैप में कि 3 देशों के नाम एक साथ याद रखिए, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक।
युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। और लेक विक्टोरिया आपको पता है किसके साथ है, युगांडा से लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है, एक क्रम याद रखिए कि युगांडा उत्तर में है, फिर रवांडा और फिर बुरुंडी, ठीक। अब रवांडा के बारे में क्योंकि बात हो रही है तो इसमें एक तो हो गया तंजानिया, फिर युगांडा, इधर डीआरसी और बुरुंडी, ये इसके बॉर्डर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेक कीवू जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वो ठीक बुरुंडी के और डीआरसी के बीच में है, ठीक है। तो बुरुंडी और रवांडा और डीआरसी के बीच में है कौन सा, लेक कीवू, जो कि इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक। देखिए यहां भी वही है, लेक कीवू का ये नक्शा है। अब असली बात ये है कि यहां बहुत सारे लेक पड़ते हैं जो कि आपको पता ही है क्योंकि ये ग्रेट रिफ्ट वैली में पड़ते हैं, और यहां पर बहुत सारे लेक नॉर्थ से साउथ हमें याद रखने हैं, जैसे लेक तुर्काना आपको पता है, लेक एल्बर्ट, लेक, ये गलत लिखा हुआ है, क्योगा नहीं है, ये एडवर्ड है, ठीक है। ये जो आपको जब पीडीएफ मिलेगा उसमें भी सुधार लीजिएगा, यहाँ क्योगा लिखा हुआ है, क्योगा यहाँ नहीं है, यहाँ एडवर्ड है। तो लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, और कीवू से ही सटा हुआ है रवांडा, ठीक है। फिर लेक तंगानिका, लेक मलावी और लेक करीबा, इतने लेक हमको याद कर लेने हैं। विक्टोरिया आप जानते हैं, और विक्टोरिया के साथ ही आप जानिए यहाँ पर लेक क्योगा। जब हम नील के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लू नील के बारे में, तभी हमने देखा था कि जो फ्लो है वो क्योगा होके निकलता है, इसलिए विक्टोरिया के ठीक नॉर्थ में लेक क्योगा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि विक्टोरिया और क्योगा को अलग से याद कर लीजिए और एक सीक्वेंस में इन सब लेक को याद कर लीजिए, लेक तुर्काना से लेके फिर एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, फिर मलावी और करीबा, इतने लेक याद कर लीजिए ग्रेट रिफ्ट वैली में। तो फिर अफ्रीकन रिफ्ट वैली में तो आपके क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहां फिर पूछ क्या रहा है कि किन अफ्रीकी झीलों पर विचार कीजिए, तुर्काना, करीबा, एल्बर्ट झील, तंगानिका झील और कीवू झील। कह रहा है उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा। आइए देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम अगर हम ऐसे देखें, मेमोरी बेस्ड पर देखें, तो हम जानते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तुर्काना है, ठीक है। देखिए सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तुर्काना है, और सबसे साउथ में हम किसको देख रहे हैं, करीबा को देख रहे हैं। तो सबसे साउथ में क्या हो गया, करीबा। यानी जब उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो आंसर में सबसे आगे एक होना चाहिए और सबसे अंत में दो होना चाहिए। तो सबसे आगे एक और सबसे अंत में दो, या तो ये हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब आइए एल्बर्ट, तंगानिका और कीवू के बारे में। कीवू, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, एक साथ याद रखिए, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, ठीक है। तो एल्बर्ट नॉर्थ हो गया, यानी कि एक के बाद आना चाहिए 3 यहां, फिर आएगा 5 कीवू, क्योंकि तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तंगानिका, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और तंगानिका के बाद मलावी, मलावी के बाद करीबा, ठीक है। भारत में पहली बार उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। यह रडार ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है, जिससे सैनिकों को जीवन बचाने और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम की सीमाएं भारतीय राज्यों में केवल असम और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान राज्य क्षेत्रफल के आधे हिस्से में है। भू सामरिक क्षेत्र डोकलाम भारत, चीन, नेपाल त्रिसंगम पर है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? यह है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी मैप इन न्यूज़ में। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।